स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम एक माध्यम है आपकी जो खेती किसानी की मुश्किलें हैं उनका हल जानने का। हम रोजाना इसमें नए विषय लेकर आते हैं आपके लिए, ताकि उनके संबंध में कोई भी सवाल आपके मन में है तो उसके जवाब आप जान सकें एक फोन कॉल के जरिए। आज के हमारे इस कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं, आइए सबसे पहले तो उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। आज हम कार्यक्रम में चर्चा करेंगे बायोगैस स्लरी का फसल उत्पादन में उपयोग इस विषय पर, और साथ ही साथ हमारा विषय रहेगा फसलों में उचित जल प्रबंधन। दोनों ही महत्वपूर्ण विषय हैं, आज के समय की मांग है। ऐसे में जरूरी होता है कि इनके संदर्भ में हम जानकारियां हासिल कर लें। तो आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, आपको टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है। हमारे टोल फ्री नंबर नोट कर लीजिए। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-1130-60, 1800-1130-61। ये हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है, जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, जिनके जवाब आप तक पहुंचाएंगे स्टूडियो में मौजूद हमारे विशेषज्ञ। आइए उनसे परिचय करवा देते हैं। इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर JPS डबास, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं कैडेट IRI पूसा नई दिल्ली में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर मुकेश खन्ना, माफ कीजिएगा मनोज खन्ना, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं जल प्रौद्योगिकी केंद्र IRI पूसा नई दिल्ली में। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, जानकारी दे दी है हमने आपको कि किस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, और हमारे दोनों विशेषज्ञ बिल्कुल तैयार हैं आपके यहाँ पर सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने के लिए। तो हम आपके कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ हमारी चर्चा की यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। बायोगैस स्लरी का फसल उत्पादन में महत्व क्या है, उपयोग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत इसी विषय से कर लेते हैं। तो डॉक्टर डबास, जानना चाहेंगे बायोगैस स्लरी बहुत लोग जानते भी हैं, लेकिन कुछ लोगों को जानकारी नहीं होती आखिर ये होती क्या है, इस पर आप क्या कहेंगे? जैसा कि आप जानते हैं, हमारे जितने भी किसान भाई वो फसल उत्पादन के साथ साथ में पशुपालन भी करते हैं। पशुओं से जो गोबर मिलता है उससे में किसान की 2 आवश्यकताएं पूरी होती हैं। एक तो अपने ईंधन की आवश्यकता पूरी करता है, जिसको जला के अपना खाना बनाता है। दूसरी आवश्यकता होती है कि कुछ गोबर को खाद में कन्वर्ट करके खाद का प्राप्त करना। लेकिन ये दोनों ही चीज़ें एक बार प्राप्त हो सकती हैं अगर आप एक नई तकनीक को अपनाएं, जिसका नाम है बायोगैस, जो काफ़ी अच्छी तकनीक है। इसमें क्या होता है कि गोबर का आप उस पर्टिकुलर प्लांट में डालेंगे, जिससे आपको गैस मिलेगी जो आपके खाना बनाने का काम करेगी, रोशनी का काम करेगी। और गैस की अगर मात्रा अधिक है तो उससे आपका इंजन भी चल सकता है, बिजली भी बन सकती है, तो कई सारे काम हो सकते हैं। और उससे जो खाद प्राप्त होता है, जो उसका वेस्ट निकलता है, वो बहुत ही उत्तम किस्म का खाद है, जिसके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा अन्य सभी प्रकार के जो देसी खाद उनसे कहीं अधिक है, और सभी के सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में है। तो ये फसल उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें एक और खास बात यह है कि जो खाद निकलता है तरल अवस्था में निकलता है। इस खाद का हम प्रयोग खड़ी फसल में भी कर सकते हैं अगर आप फ्लड इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई करते हैं। उसमें क्या कि जो सिंचाई का जल है उसमें इसको अगर मिक्स करके खेत में देंगे तो पूरे खेत में बराबर फैल जाएगा, और खड़ी फसल में भी आप सभी के सभी पोषक तत्व ऑर्गेनिक तौर पे दे सकते हैं। और एक ऑर्गेनिक खेती करने में इसका काफी अहम योगदान हो सकता है। और आज इसकी हमारे देश में सबसे अधिक आवश्यकता है, क्योंकि किसानों को अगर उत्पादन लागत को कम करना है, उत्पादन को बढ़ाना है, उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाना है, तो उसमें यह तकनीक एक विशेष योगदान दे सकती है। तो मैं अपने जितने भी किसान भाई सभी को निवेदन करूंगा कि आपको इस तकनीक को अपना के अपना उत्पादन बढ़ाना चाहिए, लागत को कम करना चाहिए, उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहिए, तो काफी फायदेमंद साबित हो सकती है, योगदान देना चाहिए। बिल्कुल, तो काफी फायदेमंद साबित हो सकती है यहाँ पर किसानों के लिए बायोगैस स्लरी। किस तरह से आप इसके लिए प्लांट लगा सकते हैं, किस तरह से इसे तैयार कर सकते हैं, कैसे इसका उपयोग अपने खेतों में कर सकते हैं, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे हमारे विशेषज्ञ से। लेकिन उससे पहले आइए आपको एक खास रिपोर्ट यहाँ दिखा देते हैं। बायोगैस स्लरी खेती के लिए काफी लाभदायक मानी जाती है। बायोगैस संयंत्र में गोबर गैस की पाचन क्रिया के बाद 25% ठोस पदार्थ रूपांतरण गैस के रूप में होता है, और 75% ठोस पदार्थ का रूपांतरण खाद के रूप में होता है, और इसे ही बायोगैस स्लरी कहा जाता है। बायोगैस स्लरी को किसान अपने खेतों में उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जब खाद सड़ जाती है तो उसमें किसी भी प्रकार की घास या बीज नहीं होता है, जो खेतों के लिए बहुत उपयोगी रहता है। 2 घन मीटर के बायोगैस संयंत्र में 50 किलोग्राम प्रतिदिन के हिसाब से 18.25 टन गोबर 1 वर्ष में डाला जाता है। उस गोबर में 80% नमी युक्त करीब 10 टन बायोगैस स्लरी जैविक खाद प्राप्त होती है। ये खेती के लिए अति उत्तम खाद होती है
इसमें 1.5 से 2% नाइट्रोजन, 1% फास्फोरस और 1% पोटाश होता है। भूमि का आहार जीवांश और अच्छी खाद होता है। जीवांश गोबर, पौधों व जीवों के अवशेष आदि को खाद के रूप में भूमि को प्राप्त होते हैं। जीवांश खादों के प्रयोग से पौधों को समस्त पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही इनके प्रयोग से उगाई गई फसलों पर बीमारियों और कीटों का प्रकोप बहुत कम होता है, जिससे हानिकारक रसायन, कीटनाशकों के छिड़काव की जरूरत नहीं रह जाती है। इसका परिणाम ये होता है कि फसलें पूर्ण रूप से रसायन मुक्त और स्वस्थ होती हैं। तो देखिए, अभी आपने एक खास रिपोर्ट जाना आपने बायोगैस स्लरी के बारे में। इस पर और जानकारी हमारे विशेषज्ञ से हम हासिल करेंगे कार्यक्रम के दौरान, लेकिन हमारा जो दूसरा विषय है फसलों में उचित जल प्रबंधन, उस पर यहाँ पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर खन्ना मौजूद है हमारे साथ। डॉक्टर खन्ना, हमारा विषय है फसलों में उचित जल प्रबंधन। तो सबसे पहले तो आप बताएं कि जल प्रबंधन की आज के समय में जरूरत क्या है? बहुत विषम परिस्थिति है इस समय जल की। इस समय हमारे यहाँ मानसून का समय चल रहा है। बहुत सारे क्षेत्रों में मानसून की बारिश हो चुकी है। कुछ उत्तर भारत में अभी मानसून आया नहीं है और कुछ जगह इंतजार चल रहा है। जहाँ बहुत जगह बारिश हो चुकी है वहाँ पर जो इस समय फसलें ली जाती हैं उन्हीं से उत्पादन होता है और इस पानी का कहीं पे संचयन भी होता है और वो इकट्ठा किया जाता है तालाबों में, हमारे बड़े बड़े रिजर्वायर में, डैम्स में, और उनसे सिंचाई होती है। अब आज की स्थिति ये हो रही है कि यह पानी जमीन का भूजल को भी भरता है और हमारा भूजल धीरे धीरे नीचे जाता जा रहा है। पानी की कमी अत्यधिक होती जा रही है क्योंकि उसका कारण बहुत सारे हैं। हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, हमें पहले पेयजल उपलब्ध कराना पड़ता है, उसके बाद कृषि में हम करीब करीब 70 से 80% जल इस्तेमाल करते हैं और उस कारण कृषि में जल का उचित प्रबंधन बहुत जरूरी है क्योंकि हम कृषि में ही सबसे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होता है। तो मेरा तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि इस पानी को, जो भी बहुत अनमोल है और बड़ा लिमिटेड है, पूरे साल में आपको जून, जुलाई, अगस्त में ही और सितंबर कुछ में बारिश मानसून की होती है और उसी को पानी को संरक्षण करें, संचयन करें और उसका इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल। तो बारिश के पानी का यहाँ पर संरक्षण अगर हम कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर हमें साल भर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकता है। कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं पानी की कमी हो रही है, भूजल स्तर भी गिरता जा रहा है। ऐसे में इन तमाम समस्याओं का समाधान यही है कि हम जल का उचित तरह से प्रबंधन करें। तो किस तरह के माध्यम हम अपना सकते हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे हमारे विशेषज्ञ से, लेकिन उससे पहले आइए एक रिपोर्ट आपको यहाँ दिखा देते हैं। पानी के बिना खेती किसानी संभव नहीं है और अच्छी पैदावार के लिए फसलों में उचित जल प्रबंधन जरूरी है। खेतों में फालतू पानी भी फसल को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में किसानों को जल प्रबंधन पर खास ध्यान देना चाहिए। फसलों की पैदावार के लिए खेतों में पानी के समुचित तरीके से उपयोग किए जाने की कला को उचित जल प्रबंधन कहते हैं। जल प्रबंधन के तहत सिंचाई और जल निकास को शामिल किया जाता है। पौधों के जीवन काल में पानी का अहम स्थान है। संरचना की दृष्टि से पौधों में 84 से 99% तक जल पाया जाता है। पौधों की विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को जल प्रभावित करता है। इतना ही नहीं, फसलों की बढ़वार और विकास के लिए भूमि में नमी का होना काफी जरूरी है। फसल की अच्छी उपज के लिए उचित मात्रा और उचित अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए और ऐसी सिंचाई सुनिश्चित व्यवस्था से ही संभव है, यानी पौधों के विकास के लिए सिंचाई की जरूरत होती है। खेती में सिंचाई का काम अपना एक अलग और अहम स्थान है। किसान को अच्छी उपज के लिए सिंचाई के ऐसे तरीकों का उपयोग करना चाहिए जिसमें पानी भी कम लगे और फसलों की जल संबंधी जरूरत भी पूरी हो जाए। किसान बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, स्प्रिंकलर आदि से फसलों में सिंचाई कर सकते हैं। फसलों में जल प्रबंधन का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि खेत में पानी लगाने से फसलों के हानिकारक कीट जैसे दीमक आदि को नष्ट किया जा सकता है। इतना ही नहीं, जल पौधों की जलोत्सर्जन क्रिया के लिए भी जरूरी है। इस प्रक्रिया में पौधे अपने आप को वातावरण के अधिक तापमान यानी लू, कम तापमान यानी पाला आदि से सुगमता से बचा सकते हैं।
साथ ही निरंतर भूमि की सिंचाई करने से मृदा कणों के आकार में भी कमी होती है, जो कि फसलों की बढ़वार के लिए उपयुक्त होती है। तो देखिए, अभी आपने एक और खास रिपोर्ट जो कि आधारित थी हमारे उचित जल प्रबंधन पर। तो ऐसे में आपके पास कोई भी सवाल है बायोगैस स्लरी के बारे में और फसल में उचित जल प्रबंधन के संदर्भ में, तो निश्चित तौर पर आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपको करना क्या है, फोन उठाइए, टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं हमारे टोल फ्री नंबर, आपको ये डायल करने हैं। जैसे ही कॉल कनेक्ट होगा, हमारे विशेषज्ञ आपके सवाल सुनेंगे और उनके जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो बिल्कुल आइए इसी के साथ हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर डबास का यहाँ रुख करना चाहूंगी। बायोगैस स्लरी आपने बताया बहुत ही अहम स्थान रखती है जब हम बात करते हैं जैविक खेती की। जैविक खेती जो किसान कर रहे हैं उनके लिए तो काफी फायदेमंद साबित होती है। तो ऐसे में कितने पशु के साथ इसकी शुरुआत कर सकते हैं, कितना यहाँ पर हम कह सकते हैं क्षेत्र चाहिए, इन सब के लिए तैयारियां कैसे करें हमारे किसान? ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारे किसान भाई हैं वो फसल उत्पादन के साथ साथ में पशु भी रखते हैं जी। और पशुओं का वेस्ट जो है वो बायोगैस प्लांट के लिए खाना होता है, उसी से खाद बनता है, उसी से गैस बनती है। इसके अलावा जितने भी पोल्ट्री फार्मर है वो भी अपने यहाँ पे बायोगैस प्लांट रख सकते हैं, उससे भी आपको गैस भी मिलेगी, साथ साथ में अच्छी किस्म का खाद भी मिलेगा। या जो दूसरे पशुपालक हैं, चाहे कोई सुअर पालन कर रहा है, कोई बकरी पालन कर रहा है, ये सभी के वेस्ट को अच्छे खाद में परिवर्तित कर सकते हैं, गैस बना सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा किचन का वेस्ट है वो भी इसमें इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा जो स्लॉटर हाउस का वेस्ट है वो भी इस्तेमाल हो सकता है। जितनी भी सड़ने गलने वाली चीजें हैं वो सभी बायोगैस बनाने के में काम आ सकती है, इससे खाद भी बनेगा और बायोगैस भी बनेगी जी। अब जैसा कि आपने बताया कि चाहे किसान ऑर्गेनिक खेती करे या वैसी खेती करे, लेकिन सभी खेतियों में खेती करने में फसल को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। 16 से 17 है जी। हमारे जितने भी किसान भाई जो रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं वो मुश्किल से 1 या 2 पोषक तत्व ही रासायनिक खादों के माध्यम से फसल को देते हैं, लेकिन जो बाकी पोषक तत्व हैं वो नहीं देते हैं। और बार बार अधिक फसल उत्पादन लेने से उन सभी पोषक तत्वों की जब कमी हो जाती है तो हमारी फसल उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ता है, साथ साथ में पौधों में बीमारी और कीड़ों पर भी प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा एक हमारी खास बात होती है, जब भी हम किसी मिट्टी की बात करते हैं तो हम पूछते हैं इसका ऑर्गेनिक कार्बन कितना है। यानी कि जितना भी जीवांश तत्वों की मात्रा की मिट्टी में ज्यादा होगी उतनी ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति अधिक होगी, उसके अंदर पोषक तत्वों की धारण क्षमता अधिक होगी, पानी की धारण क्षमता अधिक होगी। तो अच्छी मिट्टी जो है जिसकी जो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट है वो 0.5 से अधिक है, उसी मिट्टी को हम अच्छा मानते हैं। जबकि अपने देश में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जो मिट्टी की ऑर्गेनिक कंटेंट है वो 0.1 से लेके अधिकतर 0.4 तक वेरी करता है। बहुत ही कम ऐसे खेत हैं जिनके में 0.5 के आसपास या इससे अधिक है। यही कारण है कि आज किसान की उत्पादन लागत में बढ़ोतरी हो रही है और किसानों को अपेक्षित पैदावार नहीं मिल रही है। तो इसके लिए भी बहुत जरूरी है कि हम इसको बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक जीवांश खादों का प्रयोग करें। उन जीवांश खादों में जो नंबर 1 खाद है वो बायोगैस स्लरी है, क्योंकि अंदर एक तो इसके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा भी अधिक होती है, दूसरे पूर्ण रूप से सड़ गल जाने की वजह से इसमें किसी प्रकार के जो बीमारी फैलाने वाले पैथोजेंस हैं उनकी वो नष्ट हो जाते हैं। और साथ साथ जो जितने हमारे पशु हैं जो हरे चारे के तौर पे अगर खरपतवार खाते हैं, उसके अंदर उनके बीज उनके गोबर से खेत में पहुंचते हैं तो उससे खरपतवारों की संख्या बढ़ जाती है। तो इसके अंदर जब हम उसको फर्मेंट करते हैं या डिकम्पोज होता है गोबर, तो उसमें जितने भी खरपतवारों के बीज हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ये 2 ऐसी चीजें हैं जो कि हर एक किसान को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में तो जो भी उसके पास गोबर है या जो भी उसके पास वेस्ट है उसको खाद में परिवर्तित करके उसका प्रयोग करें, इस्तेमाल करें, तो उसका ज्यादा लाभ होगा। जी बिल्कुल। और इसके बारे में आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं डॉक्टर, हम उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। इस वक्त महाराष्ट्र से के अर्जुन जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो। हाँ बोलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरे पास 5 गाय है, तो मैं कितने बाय कितने का गोबर गैस बना सकता हूँ? जी, क्या कहेंगे डॉक्टर दबास? आपके पास कितनी गाय हैं? 5 गाय हैं। अगर आपके पास 5 गाय तो आपके पास लगभग 75 किलो गोबर हर रोज हो रहा है, तो आप 3 घन मीटर या 105 क्यूबिक फीट का प्लांट बना सकते हैं। एक्चुअली प्लांट का जो आकार होता है ये घन फुट में या घन मीटर में होता है, तो आपको 3 घन मीटर या 105 घन फुट का आपका प्लांट उचित रहेगा, क्योंकि 1 घन फुट के 1 क्यूबिक मीटर के प्लांट के लिए लगभग 25 किलो गोबर की जरूरत पड़ती है। तो जितना भी गोबर हो रहा है उसको हम 25 से डिवाइड कर देते हैं, तो उससे जितना भी आएगा उतने घन मीटर का प्लांट अगर बनाते तो ज़्यादा आदर्श रहेगा।
और अगर इसमें 75 किलो गोबर आप रोज देते हैं तो आपको लगभग 2 एलपीजी के सिलेंडर के बराबर गैस मिल जाएगी, जो आपकी रसोई में काम आ सकती है। और इससे जो खाद प्राप्त होगा उससे 4 से 5 एकड़ में ऑर्गेनिक खेती की जा सकती है। इससे उत्पादन भी अधिक मिलेगा, लागत भी कम होगी और साथ साथ में पानी की भी आवश्यकता कम होगी, क्योंकि इसमें जल की दक्षता है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जितना भी जीवांश तत्व ज़्यादा होगा उतना ही वाटर होल्डिंग और वाटर रिटेंशन कैपेसिटी सॉइल की बढ़ जाती है, तो इससे ज़्यादा लाभ मिलता है। तो इसका आप फायदा उठा सकते हैं आप। जी बिल्कुल। तो क्या अर्जुन जी, आपको किस तरह के कदम उठाने हैं, कितने आकार का, कितने क्षेत्रफल का यहाँ पर बनाना है बायोगैस प्लांट, हमारे विशेषज्ञ ने आपको जानकारी दे दी है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर खन्ना का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर खन्ना, आपने कहा कि उचित जल प्रबंधन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें इस हमारे प्राकृतिक संसाधन को अब बचाना है, बचाने की कगार पर आ गई है यहाँ पर बात। तो जैसे बरसात का मौसम चल रहा है, मानसून है, तो ऐसे में हमारे किसानों को आप किस तरह के कदम उठाने की सलाह देंगे जैसे संरक्षण कर सके हमारे किसान? ये बड़ा उचित समय है। इस समय जैसे मैंने आपको पहले भी चर्चा करी कि कुछ जगह के मानसून आ चुका है और कुछ जगह आना है। तो जिन जगह मानसून आ चुका है कि हम कोशिश करें, हम किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे अपने खेत की मेड़ों को पक्का कर लें, जिससे कि जितना पानी बारिश का है वो आपके खेत का पानी खेत में ही इकट्ठा हो जाए। अगर आप वहाँ आपके क्षेत्र में तालाब हैं या कोई फार्म पॉन्ड है या आपके यहाँ कोई संचयन करने का स्ट्रक्चर बना हुआ है, अगर उसमें मिट्टी जमा हो गई है, जिन जगह मानसून नहीं आया है वहां की मिट्टी निकाल लें, जिससे उसकी क्षमता बढ़ सके, जिससे सारा पानी वो उसमें इकट्ठा हो सके, क्योंकि सारा पानी आप बारिश का इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। और कोशिश ये करनी चाहिए किसान भाइयों को कि अपने खेत में जितना पानी गिर रहा है वो सारा उसके फसल के और जमीन के अंदर जाए, ना कि वो बहे। जितना पानी बहेगा वो आपके लिए उपयोग में नहीं है, या फिर वो तालाब में इकट्ठा हो। और जिसको इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही अच्छी विधियों का इस्तेमाल करें, कोशिश करें खुला पानी ना दें। और क्योंकि वो तालाब का पानी कीमती है, उसे आपको रबी सीजन तक खींचना है। ये बारिश आपकी अगस्त सितंबर तक रहेगी। उसके बाद अगर इस पानी को आपने जनवरी फरवरी तक तालाबों में बचा के रखना है तो उचित तरीके से पानी लगाएं, कम पानी लगाएं। हाँ। यानी टपक सिंचाई विधि लें या फव्वारा सिंचाई लें, जिससे आपका पानी की बचत हो, पानी बर्बाद ना हो और आपका पानी ज्यादा समय तक चलता रहे। जी। और किसान भाइयों को मैं एक और सलाह यहाँ पे देना चाहूंगा, जिन क्षेत्रों में निकासी की समस्या है, कई बार कुछ फसलों में ज्यादा पानी भी नुकसानदेह होता है, और उन क्षेत्रों में खासकर अगर बारिश हो जाती है और आप ये देखते हैं कि हमारी फसल में खड़ा पानी नुकसान करेगा, तो आप निकासी की उचित व्यवस्था करें अपने बिल्कुल, बहुत जरूरी हो जाता है कि जल निकासी का भी हम उचित प्रबंधन यहाँ पर कर लें। अन्यथा अगर खेतों में पानी इकट्ठा हो गया तो वो हमारी फसलों की बढ़वार पर भी असर डालता है, जड़ गलने की भी समस्या यहाँ पर हो जाती है। बिल्कुल, और किस तरह की समस्या आ सकती है, क्या है उनका समाधान, आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं बायोगैस स्लरी का फसल उत्पादन में उपयोग और साथ ही साथ फसलों में उचित जल प्रबंधन के बारे में। आपके पास कोई भी सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, उनके जवाब आप तक पहुंचाएंगे स्टूडियो में मौजूद हमारे विशेषज्ञ। बता दें इस वक्त कोल्हापुर महाराष्ट्र से किरण जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो 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 जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा सवाल अभी है ऐसा है
अभी घर में जो वेस्ट निकलता है, पशु का जो गोबर है वो नहीं है जी, लेकिन हमारे घर में जो वेस्ट निकलता है उससे कुछ मिनी मॉडल है क्या? अभी उसका यूज कर सकते हैं क्या? जी, तो घर के कचरे का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्या कोई मिनी मॉडल बना सकते हैं डॉक्टर डब्बास? किरण कुमार जी, आजकल तकनीकी ने काफी प्रगति कर ली है। हर किस्म के प्लांट आते हैं, छोटे प्लांट भी आते हैं, प्लास्टिक के प्लांट भी आते हैं। आपके घर में जो भी जैविक वेस्ट निकलता है, टोटल वेस्ट नहीं, जो जैविक वेस्ट जो सड़ गल सके, जैविक वेस्ट से मेरा तात्पर्य है जो भी सड़ गल सके, जैसे सब्जियों के फलों के छिलके हैं, फसलों के अपशिष्ट हैं या छिलके हैं सब्जियों के या कोई पत्ते हैं, वो सभी का बन सकता है। और मैं तो ये कहूँगा कि जिन किसानों के पास पशु हैं और उन्होंने घर में लैट्रिन भी बनानी है, तो लैट्रिन को भी अगर बायोगैस प्लांट से जोड़ देते हैं तो इवन जो ह्यूमन वेस्ट है उसको भी हम खाद में भी परिवर्तित कर सकते हैं, साथ साथ में उससे गैस भी प्राप्त कर सकते हैं, वो भी इसमें काम आ सकता है। तो छोटे स्तर के भी बायोगैस प्लांट आते हैं, बड़े सुंदर सुंदर होते हैं प्लास्टिक के बायोगैस प्लांट, वो भी लगा सकते हैं आप। तो किचन वेस्ट से उनको चला सकते हैं, उनसे गैस भी ले सकते हैं, खाद भी बना सकते हैं, और ये खाद बहुत ही उत्तम किस्म का होगा। तो मैं तो ये चाहता हूँ जितनी भी हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में भी हर जगह बायोगैस प्लांट का होना बहुत जरूरी है कि जो भी बायोवेस्ट जनरेट हो उससे हम कोई न कोई खाद बना सके, गैस बना सके। इससे हमें भी फायदा होगा, साथ साथ में मिट्टी को अच्छा खाद मिलेगा और गैस भी अच्छी होगी जो हमारे काम आ सकती है। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिससे हमारे देश को बाहर से मंगाना पड़ता है और काफ़ी विदेशों में हमारी मुद्रा जाती है, तो उसकी हम बचत कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अभी आपको क्या करना है किरण जी, हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया, आप मिनी मॉडल भी यहाँ पर बना सकते हैं, अपना सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं यहाँ पर, उनका क्या सवाल है आइए जान लेते हैं। हेलो 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 सर। हेलो जी, नमस्कार अखिलेश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है जी कि जो बायोगैस के बारे में पता चल रहा है वो उससे क्या कोई सरकार का भी अनुदान हम लोग को मिलता है? जी, सरकारी अनुदान के बारे में जानना चाहेंगे, सब्सिडी के बारे में क्या कहेंगे? अखिलेश कुमार जी, आपका सवाल बहुत ही सुंदर है। सरकार जो भी अच्छी चीज होती है, जो देश के हित में होती है, वातावरण के हित में होती है, हमारी खेती किसानी के हित में होती है, उन सब पे अनुदान देती है। इस पे भी अनुदान मिलता है, लेकिन अनुदान के लिए आपको अपने जो कृषि अधिकारी हैं या आपके जो जिला अधिकारी हैं उनसे संपर्क में रहना पड़ेगा। अनुदान MNRE से जाता है, लेकिन वो सारा का सारा जो अनुदान है जो केंद्र सरकार से जाता है वो राज्य सरकार के माध्यम से जाता है। तो या तो आप KVIC से कांटेक्ट कर सकते हैं, खाद्य विलेज इंडस्ट्री से, वो भी आप दे सकते हैं। अन्यथा आप अपने जो जिला कृषि अधिकारी हैं या जिला अधिकारी हैं उनसे आप बात करके इसका आनंद ले सकते हैं, और काफ़ी अच्छा अनुदान मिलता है। और अनुदान की जो मात्रा है वो इस बात पर निर्भर करती है कि हम किस प्रदेश में बना रहे हैं। जो डिफिकल्ट एरिया है वहाँ पे कुछ ज़्यादा मिलता है और जो प्लेन एरिया वहाँ पे कुछ कम मिलता है, लेकिन अनुदान सभी जगह मिलता है और हर किस्म के प्लांट के लिए मिलता है। तो उसके लिए आप अपने जिला अधिकारी से या जिला के जो अधिकारी उनसे आप संपर्क करें, उनसे आपको जरूर मिलेगा। आपसे फार्म भरवाएंगे और प्लांट बनने के चलने के लगभग 6 से 7 महीने बाद आपको ये अनुदान मिलेगा, क्योंकि पहले नहीं देते हैं। प्लांट चालू हो जाएगा, उसको चेकिंग होने के बाद ही आपको अनुदान मिल पाएगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर डब्बास, ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि हर क्षेत्र के अनुसार वहाँ पर बना सकते हैं, अनुदान भी दिया जाता है, तो क्या पहाड़ी क्षेत्रों में भी ये कारगर साबित होता है बायोगैस प्लांट अगर लगाते हैं तो? मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे पूरे देश में जहाँ पे भी धूप निकलती है, जहाँ पशु हैं, सभी जगह बायोगैस प्लांट कारगर है, साबित हो सकता है और बनते भी हैं। और इसीलिए सरकार जितने भी डिफिकल्ट एरिया है, खासकर पहाड़ी एरिया हैं, उनमें अनुदान की 25% मात्रा बढ़ा देते हैं। जो अगर प्लेन वाले को अगर 10,000 मिल रहा है तो वहाँ पे 12-14 हज़ार मिलता है, तो एक्स्ट्रा मिलता है, क्योंकि उनको कुछ मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो जहाँ पे भी वेस्ट जनरेट हो सकता है, सभी जगह इसको हम बायोगैस में कन्वर्ट करके खाद बना के इसका लाभ ले सकते हैं। जी, तो हर क्षेत्र में आप बायोगैस प्लांट अपना सकते हैं, सरकार भी आपकी इस दिशा में मदद कर रही है और अब आपको बस इसके लिए तैयार होना है। आप इसे अपनाइए, ना ये केवल आपके घर में गैस की आपूर्ति करेगा, बल्कि खेतों में जो खाद आप लगाना चाहते हैं उसको भी आप तैयार कर सकते हैं और उसको आप इस्तेमाल करेंगे, निश्चित तौर पर आपकी फसलों का अच्छी गुणवत्ता वाला उत्पादन आपको जरूर मिल पाएगा। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर खन्ना का यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। डॉक्टर खन्ना, आप ब्रेक पर जाने से पहले जिक्र कर रहे थे कि हमारे जो किसान हैं अगर वो अलग अलग विधियों को अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर जल की वो बचत भी कर सकते हैं, क्योंकि जल की बचत होगी तो निश्चित तौर पर लागत में भी काफी कमी आएगी। और क्या आप हमारे किसानों को सलाह देना चाहेंगे आधुनिक विधियों के बारे में? आपने बड़ा उचित सवाल पूछा है। आधुनिक विधियां जो आजकल हमारी रिपोर्ट में भी दिखाया गया था कि आधुनिक विधियां जैसे टपक सिंचाई है, फव्वारा सिंचाई है,
मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम है। ये समय ऐसा है कि जब बारिश होती है फिर हमारे को 10-15 दिन का गैप मिलता है जिसमें फसल सूखने का डर रहता है। तो उस समय के बीच में आप अपने यहाँ जहाँ पे पानी का संचयन कर रखा है या आप भूजल इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करिए कि आप टपक सिंचाई, अगर आप सब्जियों की खेती करते हैं, फलों की खेती करते हैं तो कोशिश करिए कि पूरी तरह से टपक सिंचाई इस्तेमाल करें। और अगर आप सब्जियों की खेती करते हैं जैसे प्याज है और भी बहुत सारी सब्जियां हैं, इस समय अगर लगाते हैं आप कोशिश करिए कि फव्वारा सिंचाई इस्तेमाल करें। और बाग में भी आप छोटे बाग हैं, आप उनमें भी मिनी स्प्रिंकलर इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जियों की खेती के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ना केवल आपका पानी बचेगा, उससे फसल की गुणवत्ता में वृद्धि आएगी, आपको बाजार में दाम अच्छा मिलेगा, पानी कम लगेगा, आपका समय कम लगेगा। अभी आप खुला पानी देते हैं तो आपको पूरे समय खेत में खड़े रहना पड़ता है और खेत में आपको संभालना पड़ता है। इसमें आप एक बार व्यवस्था कर दी तो आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा, आपकी लागत कम लगेगी और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उत्पादकता बढ़ेगी, उससे आपकी आय बढ़ेगी। जी बिल्कुल। तो ये आधुनिक विधियां अगर हमारे किसान अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें कई तरह के लाभ यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन अभी भी मैं अगर बात करूं कुछ क्षेत्रों की तो वहां पर किसान खुला पानी ही लगाना पसंद करते हैं। ऐसे में उन किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे? आज समय बदल रहा है। अब किसान की ये जरूरत है कि अगर पानी का अगर नहीं उचित प्रबंधन करेंगे तो आने वाले समय में आने वाली हमारी जो पीढ़ियां रहेंगी उनके लिए पानी नहीं बचेगा। अगर ऐसा कर रहे हैं जो किसान खुला पानी देते हैं वो कोशिश करें कि उसमें भी अगर जैसे धान की खेती करते हैं तो समतलीकरण कराएं, लेजर लेवलिंग कराएं, उससे उनका पानी कम लगेगा, कम समय लगेगा, पानी की बचत होगी। अगर कुछ फसलें ऐसी हैं जिनमें वो आसानी से टपक सिंचाई या फव्वारा सिंचाई इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा कि सरकार ने हर अच्छी चीज के लिए अनुदान देती है और इसमें भी भारत केंद्र सरकार और आपकी राज्य सरकार आपको अनुदान मिलता है। इसमें फव्वारा सिंचाई, टपक सिंचाई, मिनी स्प्रिंकलर, इन सब विधियों को अपनाने के लिए जी। तो जैसे डॉक्टर दब्बास ने जिक्र किया था कि हर जो भी हमारी खेती किसानी के लिए उन्नत चीज है, उन्नत कदम है, उसके लिए हमारी सरकार मदद करती है। तो बायोगैस की बात हो, चाहे यहाँ पर हमारे जल प्रबंधन के लिए उन्नत विधियों की बात हो, आधुनिक विधियों की बात हो, हमारी सरकार निश्चित तौर पर आपकी मदद के लिए तैयार है। आपको यहाँ पर अनुदान राशि दी जाती है, तो बस अब आपको अपनाना है। इनके बारे में जानकारियां हासिल करके जो हम लगातार यहाँ से कोशिश कर ही रहे हैं आपको जागरूक करने की। और चर्चा करेंगे हमारे विशेषज्ञ से, लेकिन एक कॉलर यहाँ पर जुड़ गए हैं सिरसा हरियाणा से, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैडम मैंने सब्सिडी वाली जानकारी लेनी है जी। किस चीज की सब्सिडी चाहिए आपको? मैडम मैंने गोबर गैस प्लांट लगवाया हुआ है पिछले साल जी, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ कह रहे हैं मैंने 1000 रुपये मेरे खाते में डाल दो, आपकी सब्सिडी मिल जाएगी। जी क्या कहेंगे डॉक्टर दब्बास ऐसे में? देखो जी, कोई भी ये नहीं कहेगा कि आप उनके खाते में अकाउंट पैसा डाल दो, बल्कि आपको अपने कृषि विकास अधिकारी से संपर्क करना चाहिए और आपने जो फार्म भरा था उसके बारे में पता करना चाहिए, क्योंकि वो केवल ये कहते हैं आपको कि अपना अकाउंट नंबर दो, डिटेल दो और एक कैंसिल चेक लगा दो जिससे कि पैसा आपके अकाउंट में आ सके। लेकिन अगर कोई पैसा आपको ये कह रहा है कि पैसा उसके उनके किसी अकाउंट में डाल दो फिर आपको सब्सिडी मिलेगी, ये बिल्कुल गलत कह रहा है, सरासर गलत कह रहा है। तो मैं आपको यही कहूँगा, क्योंकि आप हरियाणा से हैं, हरियाणा में यह कार्य कृषि विभाग कर रहा है और कृषि विभाग में एक अभियांत्रिकी विभाग होता है, कृषि अभियांत्रिकी विभाग, वो इसको देखते हैं। आप उनके किसी भी अधिकारी के संपर्क करें जिले वाले से, उनको बताएं कि आपने कब फार्म भरा था, आपका प्लांट का चेकिंग के लिए आए या नहीं आए। अगर चेकिंग कर चुके हैं तो आपके अकाउंट में पैसा आना चाहिए था, क्योंकि जब चेकिंग करने आते हैं उसी समय आपके अकाउंट की डिटेल वगैरह ले लेते हैं। आजकल कभी भी कोई भी पैसा कैश नहीं मिलता है। अब जो भी पैसा है सरकार का, जो भी किसान को मिलना है वो उसके आपके अकाउंट में आएगा। और अकाउंट के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आपसे वो कैंसिल चेक मांग सकते हैं, आपके अकाउंट की डिटेल मांग सकते हैं, लेकिन कोई भी पैसा नहीं मांग सकता। ये कोई मांग रहा तो गलत कर रहा है। जी बिल्कुल। तो देखिए अब आपको कहाँ रुक करना है, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। अब आप बिल्कुल जो भी आपसे यहाँ पर दस्तावेज मांगे जाएं तो आप सिर्फ दस्तावेज ही दें और कुछ यहाँ पर आपको देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार आपको राशि दे रही है अनुदान के रूप में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब डॉक्टर दब्बास से ही मैं जानकारी हासिल करना चाहूँगी। डॉक्टर दब्बास, जैसे हम जिक्र कर रहे हैं कि सरकार भी यहाँ पर मदद कर रही है हमारे किसानों को ताकि वो बायोगैस प्लांट लगा सकें, तो ऐसे में हमारे किसान बनवाए किससे, किस तरह से वो प्लास्टिक का लगाएं या सीमेंट का लगाएं, कैसे वो चयन कर सकते हैं?
देखो आतिथि जी, ये बहुत जरूरी चीज है कि हमारे किसानों को ये सोचना है कि प्लांट कैसा लगाना है। कुछ छोटे प्लांट प्लास्टिक के मिलते 2 घन मीटर तक के, वो प्लास्टिक के भी ले सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक के प्लांट की लाइफ बहुत ज्यादा लंबी नहीं है। इससे बेटर ये है कि आप कंक्रीट का बनवाएं। इसमें भी 2 किस्म के मॉडल ज्यादा पॉपुलर हैं। एक हम बोलते हैं KVIC मॉडल, जहाँ पे लोहे का उल्टा ड्रम एक उसमें उसमें डाल दिया जाता है, जिसमें प्लांट इसको KVIC मॉडल बोलते हैं, और ये काफी पुराना मॉडल है, तो इसकी थोड़ी लागत ज्यादा आती है और रखरखाव भी खर्चा ज्यादा। लेकिन दूसरा जो मॉडल जो बहुत ही लोकप्रिय हो रहा है वो है दीनबंधु। दीनबंधु में जो भी प्लांट बनता है वो सीमेंट, ईंट और कंक्रीट का बनता है। इसमें कोई भी लोहे का प्रयोग कम से कम होता है, केवल कुछ छड़ों का प्रयोग होता है या कुछ पाइप लगते हैं जो हमारी गैस के लिए या गोबर अंदर जाने के लिए होते हैं। बाकी सारा का सारा कंक्रीट का बनता है, और इसको बनाने के लिए बहुत ही निपुण कारीगर की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्लांट को एयर टाइट बनाना होता है। अगर एयर टाइट नहीं होगा तो आपका जो भी खर्चा है वो सारा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आप जब भी प्लांट बनवाएं तो जो बनाने वाला है तो उसने कितने पहले प्लांट बनाए हैं, उसके प्लांट की कैसी गुणवत्ता है, ये इसकी आप जांच अवश्य कर लें, उसके बाद ही प्लांट बनवाएं तो आप प्लांट बनवा सकते हैं। और हमारे जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में कुछ निपुण कारीगर हैं जो राज्य सरकार से के संपर्क में होते हैं, तो वो अपने यहाँ के जो स्थानीय जो जिला अधिकारी उनसे संपर्क करें और पता करें कि आपके आसपास कौन अच्छा कारीगर है जिससे बनवाया जा सके हैं। लेकिन प्लांट हमेशा बनवाने के लिए एक कुशल कारीगर का होना बहुत जरूरी है, अन्यथा आपका सारा का सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। दूसरा, जब भी आप प्लांट बनवाएं तो उसमें जो भी मटेरियल का यूज करें उसकी मटेरियल के बारे में डॉक्टर दब्बास आपसे जानेंगे। कॉलर जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल शामिल कर लेते हैं, फिर मटेरियल के बारे में भी विस्तार से आपसे जानकारी हासिल करेंगे। इस वक्त मध्य प्रदेश से दिनेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी, हम फव्वारा करना चाहते थे, सबकी तरफ से कितना प्रतिशत अनुदान हमें मिलता है? जी, आप फव्वारा सिंचाई पद्धति को अपनाना चाहते हैं, उसके लिए किस तरह की अनुदान राशि आपको मिल सकती है, इस पर क्या कहेंगे डॉक्टर खन्ना आप? जैसा केंद्र सरकार आपको फव्वारा सिंचाई पे करीब 45 से 50% अनुदान देती है, इसके अलावा आपको राज्य सरकार अलग से अनुदान देती है। तो कुल मिलाकर बहुत सारे राज्यों में, मैं मध्य प्रदेश के स्पेसिफिक जानकारी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आपको 70 से 80% अनुदान मिलता है। और हमारे कई महिला किसानों को, अनुसूचित जनजाति किसानों को करीब 90% तक भी अनुदान मिलता है। और ये अनुदान आपको फव्वारा सिंचाई पे मिलेगा आपको, और आपको अपने जिला कृषि अधिकारी या जिला बागवानी अधिकारी, कुछ राज्यों में जिलों में जिला बागवानी अधिकारी भी हैं, वो इस स्कीम को हैंडल करते हैं। ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत इसमें अनुदान दिया जाता है, और इसमें केंद्र सरकार कम से कम आपको 50% अनुदान पक्का मिलेगा जो केंद्र सरकार से आता है। और इसके अलावा राज्य सरकारें भी इसमें कुछ अनुदान अपनी तरफ से जोड़ती हैं, तो मिला के आपको काफी अच्छा अनुदान आपको मिल सकता है। जी, तो 50% तो यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा दिया ही जा रहा है, उसमें और राज्य सरकार द्वारा भी आप देख लीजिए सहूलियत यहाँ पर दी जाती है। आप बिल्कुल इसका लाभ ले सकते हैं और फव्वारा पद्धति को अपना सकते हैं। काफी अच्छा साबित हो सकता है आपके लिए। आपकी एक तो पानी की बचत होगी और साथ ही साथ आपकी लागत में भी काफी कमी आएगी, फसलों की गुणवत्ता भी बेहतर रहेगी, क्योंकि अब जितना पानी चाहिए उतना ही इस्तेमाल यहाँ पर होगा। बिल्कुल, और बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं हमारे कृषि के क्षेत्र में। सरकार भी लगातार प्रतिबद्ध है और हमारे कृषि वैज्ञानिक भी निरंतर कार्य कर रहे हैं इस दिशा में, और हमारी भी कोशिश है कि उन कार्यों की जानकारी आप तक पहुंचाते रहें और ऐसे ही इस सिलसिले को आगे भी बढ़ाएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें।
एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं बायोगैस स्लरी का फसल उत्पादन में उपयोग और फसलों में उचित जल प्रबंधन पर। आपके पास कोई भी सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए। आप अपने सवाल हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। विशेषज्ञ आप तक उनके जवाब जरूर पहुंचाएंगे। इस वक्त एक कॉलर जुड़े हुए हैं प्रवीण जी महाराष्ट्र से। आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये था मैडम जी। नमस्कार जी। मेरा डब्बा साहब से सवाल था कि अगर मैंने गोबर गैस से कोई इंजन चलाना हो तो हम चला सकते हैं क्या उससे, मतलब का पेट्रोल सिलेंडर? गोबर गैस से ये इंजन चलाना चाहते हैं तो क्या ये संभव है? प्रवीण जी, बिल्कुल संभव है। एक्चुअली आपके यहाँ किर्लोस्कर कंपनी है, वो पहले ड्यूल फ्यूल इंजन बनाती थी कि जो डीजल से भी चलते थे साथ साथ में। जी प्रवीण जी, बिल्कुल संभव है। और पहले किर्लोस्कर कंपनी ड्यूल फ्यूल इंजन बनाती थी, शायद अभी बनाती हो। उसमें दोनों चीज़ों का प्रबंध था, वो डीजल से भी और पेट्रोल से, ऐसे बायोगैस से भी चलते थे। तो आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपका अपना इंजन है तो इसमें एक छोटी सी किट लगेगी जहाँ पे आपका एयर फिल्टर लगा होता है, वहाँ पे आपको गैस का कनेक्शन देना पड़ेगा। आप इंजन को स्टार्ट डीजल पे करेंगे और करने के बाद 5 मिनट बाद उसको कन्वर्ट अगर गैस पे करेंगे तो लगभग 80% गैस लेगा, 20% डीजल लेगा और आपका इंजन वही काम करता रहेगा जो डीजल पे काम कर रहा था। तो इस तरह से आप बायोगैस से डीजल इंजन चला के बिजली भी बना सकते हैं और अपने जो खेती के कार्य भी कर सकते हैं। और ऐसे बहुत से किसान भाई सफलतापूर्वक ऐसा कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इससे आपका खर्चा भी बचेगा, आपका लाभ भी ज़्यादा होगा और जो खाद है वो आपके खेतों में आपकी फसल के काम आएगा। लेकिन इस प्रकार का काम करने के लिए आपके पास कम से कम 150 किलो गोबर हर रोज होना जरूरी है, जिससे कि आपका इंजन कम से कम 3 से 4 घंटे चल सके। और अगर गोबर की मात्रा और अधिक और प्लांट बड़ा है तो आप बड़ा इंजन भी रख सकते हैं। तो ये देखना आपको बहुत बहुत जरूरी है कि आपका प्लांट किस साइज का है, उससे आप कितने घंटे और कितने हॉर्स पावर का इंजन चलाना चाहते हैं, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका प्लांट किस साइज का होना चाहिए। और प्लांट का जो साइज है वो निर्भर करेगा कि आपके पास वेस्ट या गोबर कितना उपलब्ध है। क्योंकि साइज बड़ा कर लिया लेकिन मटेरियल नहीं है तो आपका प्लांट ज़्यादा गैस नहीं देगा, गैस उतनी मिलेगी जितना कि आप उसमें मटेरियल डाल रहे हैं। तो इसलिए जो प्लांट का आकार है वो इस बात में निर्भर करता है कि आपके पास कितना वेस्ट है और उसी के आधार पर आप ये तय कर सकते हैं कि उसमें से आप कितनी गैस खाना बनाने के बाद इस्तेमाल करेंगे और कितनी गैस को आपने इंजन के माध्यम से बिजली में कन्वर्ट करना है या उसको यूज करना है, तो आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर आप इसका इस्तेमाल इंजन के चलन में भी यहाँ पर कर सकते हैं। बिल्कुल ये संभव है और किस तरह से करना है हमारे विशेषज्ञ ने आपको जानकारी इसके बारे में दे दी है। आइए बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर डब्बा साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मटेरियल के बारे में बात कर रहे थे कि जब हम बायोगैस प्लांट बनाते हैं तो मटेरियल किस तरह का होना चाहिए? बायोगैस प्लांट बनाते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखना है। एक तो प्लांट को ऐसी जगह बनाना है जो कि गोबर और पानी दोनों के सोर्स के पास हो। साथ में अगर रसोई भी आसपास है तो आपका गैस के जाने में भी सुविधा रहेगी। दूसरी बात यह है कि इस प्लांट के ऊपर सर्दी के मौसम में जितनी ज़्यादा धूप रहेगी उतना बेटर होता है। तो ऐसी जगह लगाएं जहाँ सर्दी के मौसम में धूप रहती हो, इससे ज़्यादा लाभ मिलता है।
और एक बात ये कि जब प्लांट बनाए, खासकर दीनबंधु अगर प्लांट बनाते हैं तो उसको मिट्टी से बिल्कुल ढक दे, उसके डोम को अच्छी तरह से। अगर डोम खुला रहेगा तो उसमें कई बार क्रैक होने की संभावना होती है, जिससे कि प्लांट फेल हो सकता है। इसलिए प्लांट बनने के बाद उसको मिट्टी से ढकना बहुत ही जरूरी है। और प्लांट बनाते समय उच्च गुणवत्ता की सीमेंट, रोड़ी, बदरपुर इनका प्रयोग करना है। और इसके साथ साथ में जो एक वाटरप्रूफ केमिकल आता है, वो इसके प्लास्टर जो अंदर से प्लास्टर होता है उसमें उसका प्रयोग जरूर करना है। और अगर उसके बनाने में प्रयोग करेंगे तो उसका लाभ मिल सकता है। और प्लांट जो है हमेशा कुशल कारीगर से ही बनवाना चाहिए, कभी भी किसी नए कारीगर से या सिकदड़ कारीगर से ना बनवाए, क्योंकि अगर उसमें लीकेज रह गई तो आपका प्लांट नहीं चलेगा और लीकेज को बाद में रोकना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए आपको एक कुशल कारीगर का होना बहुत जरूरी है। और मटेरियल की गुणवत्ता भी अच्छी होनी जरूरी है। और प्लांट का जो लोकेशन है वो भी इस बात पे ध्यान रखें कि आप उसमें धूप अच्छी रहे सर्दी के मौसम में, और जितनी ज्यादा धूप रहेगी उतना बेटर है। और जो आपका खाद निकलता है उसको आपको धूप से बचाना है। इनके जहाँ पे आप खाद निकल रहा है वहाँ पे आप कोई भी बेल वाली सब्जी वाली जो बेल वाली फसल लगा सकते हैं, जिससे उसकी छाया रहे। जितनी छाया रहेगी उतना उसके अंदर पोषक तत्वों का ह्रास कम होगा। जितनी तेज धूप उसको लगेगी उतना पोषक तत्वों का ह्रास होने की संभावना तो बनी हमें ये रहती है। ध्यान रखना है जहाँ प्लांट है वहां तो अच्छी धूप आती हो, लेकिन जहाँ खाद निकल रही है वहां पर ज्यादा धूप ना हो, वहां छायादार स्थान हो। जी बिल्कुल, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। जब भी आप बायोगैस प्लांट बनाने की अगर सोच रहे हैं तो ये सब आपको ध्यान में रखनी है, और इसके अनुसार ही आप बायोगैस प्लांट बनवा सकते हैं कुशल कारीगर से ही, तभी वो आपके लिए फायदेमंद यहाँ पर साबित होगा। आइए बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर खन्ना का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर खन्ना, आधुनिक पद्धतियां तो हमारे किसान अपना सकते हैं जिससे वो पानी की बचत कर सकते हैं, लेकिन बरसात के पानी को बचाने के लिए क्या कदम उठाएं हमारे किसान, इस पर आप क्या कहेंगे? इस समय बहुत उचित समय है कि बरसात का पानी वो किसी तरह भी अपने खेत में ही, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कि मेड़बंदी कर सकते हैं। बहुत साधारण तरीका है, अपने खेतों की मेड़ों को पक्का कर लें। कई जगह से टूट जाती हैं। कम से कम 10 सेंटीमीटर मतलब 1 हाथ लंबी मेड़ जरूर होनी चाहिए, जिससे कि आपकी खेत का पानी वो सारा आपके खेत में चला जाए। उनको मजबूत कर लें। तालाबों को, जहां से पानी जा रहा है तालाब में, कई बार ऐसा होता है कि घास उगाती है, उसमें कुछ कूड़ा फड़ा होता है, तो वो रास्ते को साफ कर दें, जिससे कि सारा पानी आपका अगर बह के भी जा रहा है तो सारा तालाब में इकट्ठा हो पाए और वो आप ज्यादा से ज्यादा समय तक इस्तेमाल कर सकें। ये एक छोटी छोटी तरीके हैं जिनको आप अपनाकर और अपना खेत का पानी खेत में बचा सकते हैं। हमारा बहुत बड़ा स्लोगन है और ये नारा है कि अपने खेत का पानी खेत में रखो, और उससे ही आप अपनी खेती कर सकते हैं। मैं किसान भाइयों को एक तरीका और बताना चाहूंगा कि मौसम की जानकारी हमेशा ध्यान रखें कि जैसी मौसम की आजकल पूर्वानुमान होता है कि कल बारिश होने वाली है, और अगर आपको आज सिंचाई करनी है तो और कल बारिश होने वाली है तो कोशिश करें ना करें। तो इससे आपका एक पानी पूरा बच जाता है कि भाई कल बारिश होने वाली है, हम सिंचाई नहीं करेंगे। उससे ज्यादा पानी लगाने की जो निकासी की समस्या है वो भी खत्म हो जाती है। और अगर आप आधुनिक विधियां यूज कर रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर आपको तकनीकी जानकारी चाहिए तो आप अपने जिला कृषि अधिकारी, अपने जिले में आपके कृषि विज्ञान केंद्र है, वहां पर एक हमेशा विशेषज्ञ होते हैं, और या आपके नजदीक कोई कृषि विश्वविद्यालय हो, उसके जल प्रबंधक विभाग में जाएं और उनसे तकनीकी जानकारी अगर आपको डिटेल में चाहिए तो उनसे ले लें, जिससे आप ये तकनीकों को अपना सकें जी पूरी तरह से। जी, तो नई तकनीकें आपको अपनानी है तो आप उसके बारे में भी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। और जैसे बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर डॉक्टर खन्ना ने कही है कि अगर आप मौसम की जानकारी समय समय पर लेते रहेंगे कि अगर बरसात होने वाली है अपने क्षेत्र में तो सिंचाई के कार्य को रोक दें। मौसम की जानकारी आप कई जरियों से ले सकते हैं। दूरदर्शन किसान का मौसम खबर भी है, उसे आप रोजाना देखिए, 5 बजे और 7:30 बजे आता है, उस पर भी आप मौसम की जानकारी ले सकते हैं। और साथ ही बता दें, हमारी सरकार द्वारा एक मेघदूत ऐप भी बनाई गई है, जिसपे आप घर बैठे ही अपने मोबाइल पर मौसम की जानकारी ले सकते हैं। कहां बरसात होने वाली है, किस तरह की तैयारियां कर सकते हैं, ये तमाम जानकारियों का उसमें समावेश है, आपकी सहूलियत के लिए बनाई गई हैं। आप इन तमाम तरीकों को अपनाते हुए अगर जल का प्रबंधन करेंगे तो निश्चित तौर पर आप उसकी बचत कर पाएंगे। अनमोल यहां पर संसाधन है, उसका बचाव करना हम सभी का दायित्व है। आइए बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं, फिर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त गोपाल जी हमारे साथ मध्य प्रदेश से फोन लाइन पर हैं। हेलो। हाँ मैडम जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका?
मेरा बायोगैस संयंत्र पुराना है मेरा, तो उसको रिपेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते? जी, रिपेयर कर सकते हैं डॉक्टर दबास। देखो गोपाल जी, ऐसा है कि प्लांट को देखना पड़ेगा उसमें खराबी क्या है, और जो उसके बाद ही कहा जा सकता है उसको रिटेन किया जा सकता है, रिपेयर किया जा सकता है, क्या नया बनना है। लेकिन अगर आप अपने जिला अधिकारी से संपर्क करेंगे तो जो प्लांट खराब हो चुके हैं या रिपेयर होने हैं, उसके लिए भी सरकार लगभग 25 से 50% सब्सिडी देती है। तो आप उनसे संपर्क करके एक अच्छी कारीगर से उसको दिखा लें और रिपेयर करके उसको उपयोग करें, और नया बनाना तो नया भी बना सकते हैं, दोनों ही काम आप कर सकते हैं। लेकिन पहले उसकी रिपेयर संभव है कि नहीं है, इसके लिए किसी भी कुशल कारीगर को दिखाना उसको बहुत जरूरी है कि क्या पोजीशन उसकी, उसके बेस पे ही कहा जा सकता है कुछ रिटेन करना है या नया बनाना है। जी, तो पहले एक बार जांच पड़ताल करवा लें कि ये रिपेयर हो सकता है या फिर नया बनवाने की जरूरत है, उसके अनुसार ही आप आगे के कदम यहाँ पर उठा सकते हैं। बिल्कुल, तो अभी कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होने वाले हैं और बायोगैस के बारे में और साथ ही साथ जल प्रबंधन के बारे में और जानकारी आप तक पहुंचाने वाले हैं। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। चर्चा हमारी लगातार जारी है बायोगैस स्लरी के बारे में और साथ ही साथ जल प्रबंधन के बारे में। आपके पास कोई भी सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए क्योंकि समय अब काफी कम रह गया है। हम आपके कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर खन्ना का यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। खेती बाड़ी के परिवेश की अगर हम बात करते हैं डॉक्टर खन्ना, तो काफी बदलाव हमने देखा है। चाहे हम यहाँ पर फसलों की बुआई की बात कर लें, जल प्रबंधन की बात कर ले, हमारे उर्वरक प्रबंधन की बात कर ले, लेकिन अभी भी हम कह सकते हैं कि हमारे किसानों के समक्ष जो है जानकारी का अभाव हो जाता है, जिससे वो बदलाव को अपना नहीं पाते। काफी अपना रहे हैं लेकिन फिर भी अभी कुछ कमी है। ऐसे में आप हमारे ऐसे किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे यहाँ से? मेरे हिसाब से आपने बड़ा उचित सवाल पूछा है कि इस समय देखिए कि जानकारी का अभाव है, लेकिन हमारे किसान बहुत जानकार होते जा रहे हैं। बदलाव आ रहा है लेकिन अभी भी कुछ वर्ग है जो अभी अछूता है इससे। हाँ, तो उन्हीं लोगों के लिए ये इस समय ये इस तरह के कार्यक्रम बहुत जरूरी हैं और वो किसान भाई पूछें और कोशिश करें कि अपने नजदीक कृषि विज्ञान केंद्र से जरूर जाते रहें। अपने विश्वविद्यालय, अगर कोई कृषि विश्वविद्यालय आपके क्षेत्र में है, उनके यहाँ जरूर जाते रहें और उनसे जानकारी लेते रहें। और आपने जो चर्चा करी है तो मैं एक चीज को और जोड़ना चाहूंगा यहाँ पे किसान भाइयों के लिए कि जैसे बारिश का मौसम है, अगर आप वो किसान तालाब बनाना चाहते हैं, अपने ही खेत में बनाना चाहते हैं या सामुदायिक रूप से यानी कि कम्युनिटी रूप से अपने गांव में आपने 4-5 गांवों को मिलके या अपने ही गांव में एक
जो पंचायत की जमीन है उसमें तालाब पानी का इकट्ठा करना चाहते हैं, उसके लिए भी सरकार आपको अनुदान देती है और वो भी अनुदान आप जिला कृषि अधिकारी के संपर्क करके ले सकते हैं। ये एक बहुत जरूरी है, किसान भाइयों को जानकारी मिलती रहनी चाहिए और हमारी कोशिश रहती है कि नई नई विधियों के बारे में आपको बताएं। जैसे हम बार बार वही करते हैं कि जैसे टपक सिंचाई, फव्वारा सिंचाई, उसमें भी बहुत परिवर्तन आया है। अब एक नई तकनीक आ गई है, फव्वारा के साथ साथ रेन गन आ गया है, मिनी स्प्रिंकलर आ गए हैं जो थोड़े सस्ते भी हैं और इस्तेमाल में बहुत आसानी देते हैं किसान भाइयों को, और नए नए तरीके के पाइप आ रहे हैं, उनको इस्तेमाल करें किसान भाई। अच्छी गुणवत्ता वाला सामान खरीदें, कोशिश करें अच्छे ब्रांड का अच्छी गुणवत्ता वाला सामान खरीदेंगे तो वो लंबे समय तक चलेगा। अगर आप घटिया सामान खरीदेंगे तो हो सकता है कि वो ज्यादा समय ना चले और आपको लगेगा कि ये तकनीक भी खराब है। वो तकनीकी खराबी ना होके सामान की अच्छी क्वालिटी ना होने के कारण आपको तकनीक खराब लग सकती है। इस किसान भाइयों को जानकारी हमेशा लेते रहें और कोशिश करें, किसान मेला होता है जैसे उसमें मिलते रहें और उसमें आपको ये दिखाया भी जाता है। अब तो गूगल या आजकल मोबाइल, हमारे जो जवान लोग हैं, बच्चे हैं, किसान भाई जो जवान किसान हैं वो सब इस्तेमाल करते हैं। कोशिश करें, उस पर भी बहुत जानकारी आपको उपलब्ध रहती है आधुनिक विधियों की, कैसी करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो देखिए, अब जैसे खेती बाड़ी के परिवेश में यहाँ बदलाव आ रहा है, हमारे काफ़ी किसान बदले हैं, लेकिन और भी ज़्यादा यहाँ पर जागरूक होने की ज़रूरत है और भी ज़्यादा बदलने की ज़रूरत है। आप जो आसपास नई नई आधुनिक तकनीकें आ रही हैं उन्हें अपनाइए। निश्चित तौर पर आपकी देखिए खेती बाड़ी की जो लागत है उसमें कमी आएगी, आर्थिक रूप से आपको और भी ज़्यादा मजबूती भी यहाँ पर मिलेगी, फसलों की गुणवत्ता तो बेहतर होगी ही निश्चित तौर पर। बढ़ते हैं आगे, कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं बिहार से रितेश जी, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो। हाँ मैडम, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? सवाल है मैडम मेरा ये, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बायोगैस प्लांट को बिजनेस के रूप में लिया जा सकता है, और दूसरा सवाल ये है मैडम कि बायोगैस प्लांट के लिए पशुपालन भी जरूरी है। जी, क्या कहेंगे डॉक्टर अब्बास? रितेश जी, जैसे ये तो आपका प्रबंध का मामला है, क्योंकि आजकल खूब सारा गोबर अवेलेबल है, बहुत सारी गौशालाएं हैं, बहुत सारे दूसरी जगह पशु रखे जाते हैं, पोल्ट्री फार्म हैं, उनके वेस्ट को कोई लेता नहीं है, तो आप वहां से प्राप्त करके अपना प्लांट बना के उससे खाद भी बेच सकते हैं, गैस भी बेच सकते हैं, और गैस की सप्लाई घरों में मीटर लगा के भी दे सकते हैं। और आजकल सरकार की एक और योजना चल रही है कि अगर आपके पास 1000 क्विंटल से अधिक गोबर हर रोज हो सकता है या वेस्ट हो सकता है, तो आप आजकल कुछ तेल की कंपनियां हैं जो बायो सीएनजी प्लांट लगवा रही हैं कि आप बड़े तौर पे बायो सीएनजी प्लांट लगाएं, उससे गैस बनाएं, बायोगैस, और उस गैस में सफाई करके उसको बायो सीएनजी में कन्वर्ट करें, और कन्वर्ट करके आप उसको जैसे बायो सीएनजी बिकती है उसकी बिक्री करें। उसके साथ साथ में जो उससे खाद पैदा होता है उस खाद की भी बिक्री की जा सकती है। तो ये तो हमारे जो अपनाने वाले हैं, जो हमारे मैं कहता हूं जो इनोवेटर हैं, जो इसके पास ये इनोवेटिव आइडियाज है, वो इसका इस्तेमाल करके इससे खूब सारा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि आजकल देसी खाद की खूब आवश्यकता है। चाहे वो गमले वाले हों, चाहे नर्सरी वाले हों, चाहे हमारे दूसरे किसान हों, सबको खाद की आवश्यकता है। खाद की बिक्री की जा सकती है और आजकल देसी खाद की बिक्री ज्यादा हो रही है। और गैस की भी आप दोनों तरीके से, जैसे मैंने बताया आपको, अगर प्लांट छोटा बनाते हैं तो घरों में पाइपलाइन से गैस देके मीटर के माध्यम से गैस की नपाई हो सकती है, उन्होंने कितनी गैस का कंज्यूम किया उसके हिसाब से अगर आप चार्ज करते हैं तो आप बड़ी आसानी से इसका कमर्शियल मॉडल तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये मॉडल इस बात में निर्भर करेगा कि आपको कितनी सुगमता से ये गोबर या जो बायो वेस्ट अवेलेबल है, और आपको उस जो आप जहां ये प्लांट लगा रहे हैं वहां पे गैस की कितनी आवश्यकता है, कैसे उसको आपने बिक्री करनी है, वो आपको तय करना है। और जैसा कि मैंने बताया कि बहुत से लोग जो बड़े, जिनके पास 1000 क्विंटल से अधिक गोबर पर डे है, तो वो बड़े प्लांट का भी निर्माण कर सकते हैं। उसके लिए सरकारी बैंक भी मदद कर रहे हैं, कुछ कंपनियां भी मदद कर रही हैं। तो उसके लिए आप किसी भी कंपनी से कांटेक्ट करें, वो आपको गाइड करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। जब हम कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं तो कुछ लाइसेंस की आवश्यकता होती है, तो वो अगर आप किसी कंपनी के साथ मिलकर करते हो ज़्यादा लाभ होता है, क्योंकि वो आपको गाइड कर पाएंगे कि आपको कौन से विभाग से कौन सा लाइसेंस लेना है, कैसे उसकी बिक्री करनी है, क्या उसका भाव होगा। तो और सरकार इसके लिए अनुदान भी देती है, तो सरकार से अनुदान भी ले सकते हैं। तो ये आपको एक प्लान बनाना है, मॉडल बनाना, नमूना बनाना है, और ये एक नया कॉन्सेप्ट बना के आप सबमिट करते हैं तो आपको कहीं से ब्याज भी, लोन भी मिल सकता है। तो ये आप
कर सकते हैं, बिल्कुल कर तो सकते हैं। व्यवसाय के काफी तौर पर भी संभावना है। इसे अच्छी तरह से आप अपना सकते हैं और अच्छी आमदनी अर्जित कर सकते हैं। लेकिन जैसे हमारे विशेषज्ञ ने कहा कि आप इसके बारे में अपने क्षेत्र में पूर्ण जानकारी जरूर हासिल कर लें, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी व्यवसाय की शुरुआत से पहले उसके बारे में जानकारी हासिल कर लेना बहुत जरूरी हो जाता है। अंतिम सवाल डॉक्टर खन्ना से मैं यहाँ पर करना चाहूंगी, हमारे किसानों को आप जल प्रबंधन पर एक छोटा सा संदेश यहाँ पर जरूर दें। इस समय ये ध्यान रखें, पानी बहुत अनमोल है। जो भी बारिश का पानी गिर रहा है उसे किसी तरह भी बचाएं, उसे बहने ना दें, उसे तालाब में संचयन करें। उसके अलावा उस पानी का ऐसे इस्तेमाल करें जैसे आप बैंक का पैसा इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो टपक सिंचाई से करें, चाहे वो फवारा सिंचाई, चाहे वो मिनी स्प्रिंकलर, चाहे वो रेन गन या खुला पानी दें। तब भी आप समतलीकरण करके उचित तरीके से कम पानी में अधिक उत्पादन का करें, जिससे आपकी फसल की गुणवत्ता बढ़े और आपकी खाद की बचत हो, खाद की बर्बादी ना हो। इन सबको देखकर ही आप जल का उचित प्रबंधन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दोनों ही विशेषज्ञों ने आप तक पहुंचाई हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आप दोनों ही हमारे विशेषज्ञों का। हमारे साथ जुड़े, आपने अहम जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, जान लिया आपने बायोगैस के बारे में, उसकी स्लरी के बारे में, किस तरह से आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है और फसलों में जल का उचित प्रबंधन करना किस तरह से जरूरी है, क्या इसकी प्रक्रिया आप अपना सकते हैं। ये तो आज के कार्यक्रम की बात हो गई। अगले कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं, आइए आपको जानकारी दे देते हैं। अगले कार्यक्रम में विषय लेकर आएंगे फूलों के व्यवसाय में अवसर। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और साथ ही बात करेंगे बरसातकालीन भिंडी की खेती के बारे में। दोनों ही विषयों पर हमारे विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे, आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएंगे। पहले ही आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, जरिया है हमारा ईमेल आईडी, ईमेल कर सकते हैं आप, ईमेल कीजिए हमें hellokisan2015@gmail.com पर। साथ ही साथ फेसबुक के जरिए भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान, वहां पर हमारा पेज ओपन होगा और आप उस पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव है तो वो भी आप पोस्ट कर सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर भी है 1800-113-060, जिस पर आप सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। हमारे जो विशेषज्ञ होंगे उनके जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो बस किसान भाइयों बहनों, आज के लिए इतना ही। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।